बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोइम जो कि है यूनिट नंबर 10। हम लोगों ने इसका जो स्टोरी थी वो पूरी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। द ब्लैक स्पॉट की स्टोरी थी और आज हम इसकी पोइम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो ब्रेक 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 ये वाली जो पोइम है ये लिखी किसने है? अल्फ्रेड लॉर्ड टानसन। ठीक है, अब इसको ये मैंने आपको बता दिया है कि किसने लिखी है। और सबसे पहले तो हम लोग इसके मुश्किल फास्ट वर्ड्स टू नो के बारे में देख लेते हैं। एंड आई वुड, ये यहाँ पर मतलब कि इसके अंदर इस पोइम के अंदर जो ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं वो, या फिर उनका मतलब दूसरे मायनों में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पोइम में काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्रेजेस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका रियल मीनिंग में वो कुछ और कहना चाह रहे होते हैं और हम कुछ और समझ जाते हैं। तो सबसे पहले वो उनमें से है एंड आई वुड, यानी कि और मैं ख्वाहिश करता हूँ। आई विश, क्रैग्स, स्टीप रॉक्स यानी कि चट्टाने खड़ी चट्टाने। उसके बाद आ जाते हैं हेवन, अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड सेफ्टी, महफूज जगह। ओ वेल फॉर इट इज ऑल राइट फॉर, सब कुछ ठीक है। ओ वेल फॉर यानी कि हम लोग कहते हैं ना वेल वेल, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अटर, स्पीक, बोलना। वैनिश्ड हैंड, प्रोबेबली हेलम्स हैंड, यानी कि अभी ये हेलम्स हैंड, ये हेलम का मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी आपको। हेलम्स प्रोबेबली हेलम्स हैंड का मतलब होता है पोइट का जो फ्रेंड था, ये उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो पोइट है अल्फ्रेड लॉर्ड टाइनसन, इसने ये जो पोइम लिखी है ना, ये किसी कैफियत, अपनी कैफियत बताने के लिए लिखी है। अब वो किस कैफियत में है और अपने सबको बताने के लिए कि आजकल मेरी क्या कैफियत चल रही है वो बताने के लिए उसने ये पोइम लिखी थी, जिसके अंदर उसने अपनी सारी की सारी भड़ास निकाली है दिल की एक तरह से, और उस तरह और दुनिया वालों को बताया कि किस तरह से मैं जी रहा हूँ। हमारे यहाँ दोस्त जो होते हैं ना वो बहुत हम लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके साथ हम हर तरह की बातें शेयर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो पोइट है अल्फ्रेड लॉर्ड टाइनसन, इसका एक दोस्त था जिसका नाम था एच हैलम। ठीक है, वो उसकी ना जवानी में बहुत अल्फ्रेड लॉर्ड टाइनसन का बहुत पक्का दोस्त था। कौन? एच हैलम। अब उसकी ना बहुत जल्दी, यानी कि उसको वो बहुत यंग एज में था तभी उसकी डेथ हो गई थी। शुरू जब वो जिंदा था, जब तक वो लाइफ था तब तक इतना अल्फ्रेड लॉर्ड टाइनसन इतनी अच्छी और खुशी का इजहार करते हुए पोइट थे अल्फ्रेड लॉर्ड टाइनसन, ये खुशी का इजहार करते हुए पोइम्स लिखते थे। लेकिन उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो उन्होंने फिर अपनी कैफियत बयान करने के लिए उनकी मेजॉरिटी जो पोइम है, मेजॉरिटी जो उनकी जो शायरी है वो उनकी इस तरह की है कि उन्होंने अपने एहसासात, गमगीन एहसासात बताए हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टाइनसन, ये जो एक इंग्लैंड है, आई थिंक ये लंदन है, ठीक है, वहाँ पर ना जो एक हेड बना दिया जाता है, एक कौमी शायर बना दिया जाता है, जिसे हमारे यहाँ इलामा इकबाल को कौमी शायर कहा जाता है। इसी तरह से वहाँ पर हर साल एक बड़े बड़े शायरों में से कोई एक शायर एक ऐसा सिलेक्ट कर दिया जाता है, एक ऐसा पोइट सिलेक्ट कर दिया जाता है जो बाकी शायरों का, ये उस स्टेट का, उस कंट्री का हेड खिला दिया जाता है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टाइनसन उनमें से एक हैं। और जो उस हेड होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लेरूटे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी पोइम। और मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि पोइम के अंदर वर्ड्स के मायने कुछ और हो जाते हैं। पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, तो इसके कुछ अल्फाज ऐसे भी होंगे जिनका मतलब हमारे यहाँ कुछ और होता है आज की इंग्लिश में, और उस टाइम में कुछ और होता था, क्योंकि आज की इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में और ओल्ड इंग्लिश में कुछ ना कुछ फ़र्क है, कुछ अल्फाजात का फ़र्क है जिसमें मायने तब्दील हो जाते होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन। दे का मतलब होता है अपना, माए। ठीक है, ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन, ओ सी एंड आई विल दैट माई टंग कुल अटर।
द थॉट्स दैट अराइजेस इन मी। अब वो समुंदर की लहरों को अपने और समुंदर को और उधर की कश्तियों को और उधर के लोगों की खुशी को अपने साथ कंपेयर कर रहा है। वहां पे बैठा, समुद्र के साहिल पे बैठा हुआ है। आप यूँ कहते हैं कि वो समुद्र के साहिल पे बैठा हुआ है और वो सारों को गौर से देख रहा है और समुद्र की लहरों के ऊपर सबसे पहले उसने तानाबाजी शुरू की है। समुद्र की लहरों को सबसे पहले उसने निशाना बनाते हुए कहा है कि ए समुद्र की लहरों, तुम लोग तो इन जो समुद्र के कोने पर पत्थर पड़े हुए होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स पड़े हुए होते हैं, वो उनकी लहरों को कह रहा है तुम लोग तो इनके साथ टकरा टकरा कर अपना गुस्सा निकाल लेते हो, अपनी भड़ास निकाल लेते हो दरिया के साहिल पर। अब टकराओ, बहुत टकराओ। एंड आई विल दैट माई टंग कुड अटर दैट द थॉट्स दैट अराइजेस मी। लेकिन मैं बेबस हूँ। मैं ना तो अपनी कैफियत का इजहार कर सकता हूँ किसी से, और ना ही किसी से ये बोल सकता हूँ कि मैं अभी इन दिनों इस वक्त में किस कैफियत में अंदर क्या वलवला उठा हुआ है, क्या आग उठी हुई है, मैं कितने गमगीन हूँ। क्योंकि देखिए लाइफ में आपके साथ आप यूं भी होते हैं कि आपका अपने फीलिंग्स किसी के साथ कभी कभार शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी गमगीन फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करेंगे तो अगला भी गमगीन हो जाता है, अगला भी सैड हो जाता है। तो वो उसी अंदाज में कह रहा है कि मैं किस तरह से कहूँ किसी को। मैं तो अगर किसी को कहूँगा तो वाकई मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से सैड हो। ओ वेल, अब सेकंड स्टेंजा, ओ वेल फॉर द फिशरमैन। अब दूसरे स्टेंजा के अंदर उसने किसको निशाना बनाया? उसने दरिया के साहिल पे खेलते हुए बच्चों को और उधर के लोगों को निशाना बनाया है। ओ वेल फॉर द फिशर्समैन दैट ही शाउट विथ हिज सिस्टर, fisherman boy that he shout with his sister at play. Oh well for the sailor's lad that he sings in his boat on the bay. अब वो क्या कह रहा है? ओ वेल यानी कि बिल्कुल ठीक। ओ वेल फॉर द फिशरमैन। और देखो वो फिशरमैन के मछुआरे के बच्चे किस तरह से, वो मछुआरे का लड़का कितना खुशी से खेल रहा है। दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले। और वो अपनी बहन के साथ कितने खुशी खेल रहा है साहिल पर, दरिया के किनारे पर। कितनी खुशी आपस में चिंगाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं और खेल रहे हैं। आप जब गमगीन होना या आपके अंदर आप कुड़ रहे हो अंदर के अंदर, तो आपके दूसरों की खुशी देखकर ना आप लोग कहते हो यार ये क्या है। अभी जो फिर आपको गुस्सा आता है अगले की फीलिंग्स, अगले की खुशियाँ देख कर। और अगला जब कोई हंस रहा हो, चीख रहा हो, पुकार रहा हो तो और खुश हो रहा हो आपस में, तो आप कहते हो ये क्यों खुश हो रहे हैं, जब मैं खुश नहीं हो रहा तो ये क्यों खुश होते हैं। ठीक है, तो वो वही कैफियत इज़हार करते हुए कह रहा है कि वो देखो वो दोनों बहन भाई कितने चीखो पुकार से खेल रहे हैं, क्या फायदा है इसका। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। और उस सेलर को तो देखो वो क्या कर रहा है। वो दरिया के किनारे पर जो कश्तियां खड़ी भी नहीं होती, वो बे का मतलब होता है एक ऐसा किनारा, एक ऐसी जगह दरिया में जहाँ पे पानी कम गहरा होता है। तो वो सेलर लैड की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो देखो वो कश्ती में बैठा बे पर, यानी कि वो उस जगह पर, साहिल पर उसको एक तरह से कह दें जहाँ पे पानी कम होता है ना, बहुत कम होता है, जहाँ पे हम लोग खुद भी चल के जा सकते हैं, लहरें इतनी ज़्यादा नहीं आती, वहाँ पे इतनी बुलंद नहीं होती। ठीक है, वो देखो वो उस कश्ती के अंदर बैठा गुनगुना रहा है, गाना गा रहा है। थर्ड स्टेज पे आ जाए। एंड द stately ships go on to their haven under the hill, but oh for the touch of the vanished hands and the sound of the voice that is still. अब स्टेली का मतलब होता है शानदार और हैविन का मतलब होता है पनाहगाह। यानी कि वो कह रहा है कि वो देखो कश्तियां जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पर जा रही हैं, अपने हिल्स पर जहाँ पर उनको जाना था वो वहाँ पर जा रही हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ द वॉइस इज स्टिल, दैट इज स्टिल। और फिर वो कह रहा है कि लेकिन वो तो सारी कश्तियाँ अपनी अपनी जगहों पे जा रही हैं जहाँ पे उन्हें जाना है। ठीक है, लेकिन वो जो समंदर की लहरों की आवाज़ है वो अभी भी आ रही है। और मैं उन लहरों को खुशकिस्मत कहूँगा कि जो एटलीस्ट पत्थरों के साथ टकरा कर एटलीस्ट अपनी बात तो कह देती हैं, वो अपना इजहार तो कर देती हैं। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ माई थिक रैज ओ सी। वो दरिया को निशाना बनाते हुए कह रहा है, दरिया की लहरों को निशाना बना रहा है और वो कह रहा है टकराओ इन पत्थरों के साथ, जितना टकराना है टकराओ इनके साथ। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन मैं किसी से अपनी बात कोई इजहार तक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिससे इजहार करना चाहता था अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। यानी कि वो अपने दोस्त को, इट मीन्स वो अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहा है।
तो ये थी उसकी एक स्टोरी कि वो किस तरह से अपने फ्रेंड के एक फ्रेंड के जाने पे उसकी किस तरह से उसने अपनी लाइफ को तब्दील कर लिया, बिल्कुल कंप्लीटली इधर से तब बिल्कुल ही एक हैप्पीनेस से सैडनेस की तरफ अपने आप को ले आया। और ठीक है, ये पूरी यानी कि उसने बताया है कि वो देखिए इस पूरी पोइम में उसने बताया है कि किस तरह दरिया पे किस तरह से खुशियाँ थी, और जो समुद्र की लहरें हैं वो किस तरह से अपना गुस्सा, अपना अंदर की भड़ास निकाल रही थी। और मैं तो अपने अंदर ही वो वलवला लेके बैठा हूँ जो कि अभी तक मेरे अंदर ही दबा हुआ है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।